बेटा अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 की आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है किसका? फिज़िक्स का। ठीक, और इसका नाम है फोर्स एंड मोशन। फोर्स क्या होती है और मोशन क्या होती है, इस पर हमारी बात वैसे तो क्लासेस में होती रही है, लेकिन चले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। बेटा फोर्स जो है वो एक ऐसा एजेंट है जो चीज़ों में हरकत पैदा करता है या फिर हरकत पैदा करने की कोशिश करता है। लिख दूँ डेफिनेशन इसका? यही बात जो मैंने अभी बोली, इसको अंग्रेजी में कैसे बयान करूं? बोलूं फोर्स इज द एजेंट विच, जो कॉजेज पैदा करे और टेंड्स टू कॉज या फिर कोशिश करे, टेंड्स टू कॉज मोशन इन ऑब्जेक्ट्स। चीज़ों में या तो हरकत पैदा करें या फिर हरकत पैदा करने की कोशिश करें। कभी कभी आप चीज़ों को हिला पाते हैं, हरकत दे सकते हैं, कभी कभी आप उन्हें हरकत नहीं दे सकते। जब चीज़ें बैलेंस फोर्स आप किसी चीज़ पर लगाते हैं तो फिर वो चीज़ हरकत में। इस वक्त मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ कुर्सी पर? हाँ सर, आप कुर्सी पे फोर्स लगा रहे हैं, मगर कुर्सी भी एट द सेम टाइम रिएक्शन दे रही है मेरे वेट के खिलाफ। चूंकि ये फोर्स बैलेंस हो गया, लिहाजा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा, मैं गिर नहीं पा रहा, मैं हिल नहीं पा रहा। लेकिन अगर ये इसका एक पाया टूट जाए तो फिर वो फोर्स कौन सी हो जाएगी? अनबैलेंस फोर्स हो जाएगी और मैं गिर पड़ूंगा। ऐसा है ना फोर्स के बारे में हमारी छोटी सी मालूमात। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम जाएंगे, इसका यूनिट क्या है वगैरह वगैरह, वो आगे की क्लासेस में। तारुफ दे रहे हैं हम दूसरा मोशन का। ठीक है, मोशन क्या होता है सर? मोशन हो गया। अच्छा, मोशन क्या होता है दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी, मोशन दिखाई दे रहा है। अगर कोई जिस्म, व्हेन ए बॉडी इज चेंजिंग its position with respect to its surrounding। अगर कोई जिस्म अपनी जगह तब्दील कर रहा है अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, तो फिर देन द बॉडी इज said to be in motion। तो फिर कहा जाएगा कि वो जिस्म हरकत में है। ठीक है, अगर कोई चीज़ अपनी जगह तब्दील कर रही है अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो चीज़ इस वक्त हरकत में है। जैसे ये गाड़ी है और ये इस रोड पर जा रही है, उस वक्त पोजीशन ए पे थी, थोड़ी देर पे देखा तो पोजीशन बी पे पहुंच गई। तो इसका मतलब ये अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह को तब्दील कर रहा है। ठीक है, या फिर ओरिएंटेशन भी तब्दील करना कह सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास ये इस तरह की बॉडी है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर ऐसे लकीर लगा देता हूँ और ऐसे लकीर लगा देता हूँ। अब थोड़ी देर में मैं ये देखता हूँ, इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा टिल्ट यानी रोटेट किया, तो आपने देखा कि इसका मुंह जो है वो कुछ इस तरह हो गया। ये जो लाइन थी वो ऐसे हो गई और ये लाइन ऐसे हो गई। आपने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट ने पोजीशन तो चेंज नहीं की, पोजीशन इसकी वही है, लेकिन अपना ओरिएंटेशन बदल दिया। तो दोनों सूरतों में वो चीज़ मोशन में कहलाएगी। फिर मोशन की किस्में हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ एक टॉपिक के ऊपर जो बुक में मेंशन है और उसका नाम है
टेंशन, और उर्दू में टेंशन को तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव, तनाव, ठीक है। और सिंधी में इसको छिक कहते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट टू। चलें, टेंशन क्या है बेटा? टेंशन वो कुव्वत है, द फोर्स विच इज प्रोड्यूस, जो पैदा हो, विच इज प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, एक रस्सी में, when, जब, it is, जब इसको खींचा जाए, pulled from opposite ends, जब इसे मुखालिफ सिमतों से खींचा जाए, opposite ends, तो जो फोर्स पैदा होगी उस रस्सी में, उसे हम टेंशन कहते हैं। मान लीजिए ये एक सीलिंग है और इसके साथ ये रस्सी लटकी हुई है, और इस रस्सी में आपने एक मास लटका दिया, इसको मैं मास 1 कह देता हूँ, ठीक है। तो इस मास का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ इसको खींच रहा होगा, और ये ऑपोजिट एंड से सीलिंग भी इसको खींच रही है, वेट नीचे खींच रहा है, सीलिंग इसको ऊपर खींच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ऑपोजिट एंड से खींची जा रही है। फोर्स लग रही है इसको ऑपोजिट एंड से, यहाँ पर कौन सी लग रही है? वेट। वहाँ पर कौन सी लग रही है? वहाँ पर सीलिंग की वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस रस्सी में जो तनाव पैदा हुआ उसको हमने टेंशन का नाम दिया। ठीक हो गई? आपको बात समझ में आ रही है? ये वही फोर्स है जो रस्सियों में पैदा होती है जब रस्सी को ऑपोजिट एंड से खींचा जाता है। एक मूवी मैंने देखी थी, आपने भी शायद देखी हो, द वॉक नाम था उसका। उसमें एक बंदा होता है, वो 2 बिल्डिंग्स के दरमियान जो है वो चलता है। बड़ी अच्छी मूवी है, आप देखिएगा, द वॉक नाम है इसका। वो एक 2 बिल्डिंग्स के दरमियान रस्सी यानी स्ट्रिंग को बांधता है और फिर उसके ऊपर चलता है। तो ऐसी कौन सी फोर्स है उस रस्सी के अंदर जो उस आदमी को अपने ऊपर चलाने में मदद कर रही है जनाब? उसका नाम है टेंशन। ठीक है? इस पर बहुत सारी डिटेल में हम बात कर सकते हैं, मूवीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उस डिटेल में नहीं जा रहे, वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए। ठीक है? अब आपकी बुक में आप आगे चलकर देखेंगे कि 2 केसेस मेंशन हैं। एक केस 1, when both bodies when both bodies hang vertically downwards। इस केस को भी जाते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है? और दूसरा केस भी पढ़ लेते हैं। when, जब, ए बॉडी, एक जिस्म, इज प्लेस, रखा गया हो, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हमवार सतह के ऊपर, एंड, और, अदर बॉडी, और दूसरी बॉडी, हैंग, लटक रही हो, वर्टिकली, उमूदी तौर पर, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है? हाँ। अच्छा, एक बॉडी, दोनों बॉडी, व्हेन बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एक केस है। इस केस में क्या होगा? इसमें एक सीलिंग होगी और उसमें लगी हुई होगी एक पुली, ऐसे करके। पुली देखी आपने ना, वो कुओं से पानी निकालने के लिए होती है ना, कुओं, पता है ना, ये कुआं है, बना दिया हमने ऐसे, फिर उसके ऊपर ऐसे लकड़ी का फ्रेम बनाया हुआ है और यहाँ पर एक लगी होती है पुली, इसमें बंधी होती है रस्सी, और वो यहाँ से बंदा जो है वो इसको खींच रहा होता है। तो इस मशीन को क्या कहते हैं, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे मशीन वाले चैप्टर में, इसको पुली कहा जाता है। ठीक है? पुली पर से एक रस्सी गुजर रही हो, ऐसे, और उससे बंधा हुआ हो एक मास यहाँ पर, यानी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी इस तरीके से। ठीक है? और दोनों ऐसे उमूदी तौर पर वर्टिकली नीचे की तरफ लटक रहे हों।
वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये केस कौन सा है? व्हेन बोथ बॉडीज, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, हैंग, लटक रही हो, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एक केस है। डाउनवर्ड। अच्छा, दूसरा केस कैसा है? दूसरा केस भी हम बना देते हैं। ऐसा है, मान लीजिए एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जिसके ऊपर किसी किस्म का फ्रिक्शन ना हो, उस पर एक ब्लॉक रखा गया हो जो रस्सी से बंधा हुआ हो, और वो रस्सी घूम कर एक पुली से, ऐसे किनारे पर पुली लगी, घूम कर उस पुली से यहाँ पर नीचे आई हो जहाँ पर एक और मास लटक रहा हो। तो आपने क्या कहा? when a body is placed, when a body यानी एक जिस्म is placed on a smooth horizontal surface, इस horizontal surface पे रखा गया हो, और दूसरा जो है वो vertically downward। तो ये वाली बॉडी कौन सी हो रही है? ये vertically downward लटक रही है, vertically downward, hanging vertically downward, ऐसे नीचे की तरफ लटक रही है। और दूसरी वाली कौन सी है? वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है। वन बॉडी, हम one body is placed and or on a smooth horizontal surface। इस पे डिटेल में बात करेंगे बाद में, फिलहाल हम इसको कंडीशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि ये दोनों बॉडी जो लटक रही है, इनमें दो क्वांटिटीज़ जन्म ले रही हैं। एक क्वांटिटी का नाम है एक्सेलरेशन, यानी ये जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा। और ये दूसरा वाला ब्लॉक जो है वो ऊपर, ये नीचे जाएगा और वो ऊपर जाएगा, और जाएगा किससे? एक्सेलरेशन से। एक क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी, इस रस्सी के अंदर हमें तनाव यानी टेंशन भी पैदा होता दिखाई देगा। तो अब एक्सेलरेशन यानी किस रफ्तार से, किस असरा से ये नीचे जाएगी, ये वाली बात, और टेंशन, इस रस्सी में कितना तनाव पैदा होगा, ये वाली बात। हम अगर कोई हमें कहे कि मालूम करके दो हमें इस रस्सी में कितना तनाव पैदा होगा और ये कितनी एक्सेलरेशन से ये बॉडी नीचे जाएगी और वो बॉडी ऊपर जाएगी, तो हमें तो कोई आइडिया नहीं है। हम कैसे वो इक्वेशन निकालेंगे? सर क्या एक्सेलरेशन में मोशन वाली इक्वेशन लगेंगी? नहीं, यहाँ पे सिलसिला ही कुछ और है, यहाँ पर वो मोशन वाली बात नहीं आएगी। और इस केस में क्या है? इस केस में भी कुछ इस तरह का ही है। यहाँ पर इस रस्सी में टेंशन कितना है? क्या हमें कोई ऐसी इक्वेशन मिल सकती है जो हमें ये बता दे कि इसमें टेंशन कितना है? और कोई हमें ऐसे कोई इक्वेशन मिल सकती है कि जो हमें बताए कि ये किस असरा यानी किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? तो ऐसी इक्वेशन हमें मिलती है ड्राइव करने पर, और वो हम अभी ड्राइव करने जा रहे हैं। मार्कर से मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि आप मार्कर से लिखें तो वो जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देगा, ठीक है? चलें हम आ जाते हैं अब पहले केस पे। केस नंबर 1 कौन सा था? केस नंबर 1 था व्हेन बोथ बॉडीज, जब दोनों बॉडीज, व्हेन बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड, हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब दोनों बॉडीज जो हैं वो लटक रही हों उमूदी तौर पर। और इसकी तस्वीर मैंने बनाई थी अभी, ये रही वो पुली जो बनाई थी, और ये रहा एक मास जो इससे लटक रहा है, और यहाँ पर बना दिया दूसरा मास, यहाँ पर ये रहा, और ये कनेक्ट किससे है? ये सीलिंग से कनेक्ट है, ठीक है? अब हमें वो इक्वेशन यानी टेंशन की और एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमें बनानी है, ताकि हम, कोई हमसे कहे कि किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो हम उसे बता सकें, और इसमें तनाव यानी टेंशन कितना पैदा होगा हम ये उसको बता सकें, ठीक है? आइए हम इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए बेटा आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो मास है, इसको हम नाम दे रहे हैं मास 1 का, और इसको नाम दे रहे हैं मास 2 का, ठीक है?
ये बात कभी गलती नहीं करना है। इसमें हमने हमेशा बड़े मास को मास 1 बोलना है जो नीचे की तरफ जा रहा है, छोटे मास को मास 2 बोलना है, वरना इक्वेशन में गफला हो जाएगा। वही इक्वेशन जो है, जो बुक में कुछ और है, आपके पास कुछ और आ जाएगी। यानी आपने मास 1 किसको रखना है, वो बॉडी जो भारी है और नीचे जा रही है। रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो। एक क्वेश्चन ज़रा दूसरे किस्म की आएगी जो बुक से मैच नहीं हो रही, लेकिन फिर आप इस बात का लिहाज ज़रूर रखिएगा कि आपने मास 2 बोला है उसको कि जो भारी बॉडी है। लिहाजा हम चूँकि कन्फ्यूजन ना पैदा हो हमारे लिए, इसलिए हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि मास 1 हमारे लिए वो वाला मास है जो बड़ा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, और मास 2 कौन सा है, जो हल्के वाला है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, इस मास को, इस ऑब्वियसली मास भी है और इसमें, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसमें शामिल हो जाती है, तो ये एक फोर्स बन जाती है जिसका नाम है वेट। वेट क्या है, वेट वो फोर्स है जिसके ज़रिए ऑब्जेक्ट्स ज़मीन पर खींचे चले जाते हैं। अगर आप अपने, मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, मैं इसको खींचूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये क्या करेगा, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि इसको फोर्स खींच रही है नीचे की तरफ। ठीक है बेटा, तो उस फोर्स का नाम है वेट। यहाँ पर इसको भी खींच रही है नीचे और उसका नाम भी वेट है। लेकिन जब देखते हैं कि ये बॉडी नीचे आ रही है और वो बॉडी ऊपर जा रही है, तो क्या मसला है, इसका वेट ज़्यादा है और इसका वेट कम है। इसका वेट ज़्यादा है तो ये नीचे आ रहा है, और उसका वेट कम है तो वो ऊपर जा रहा है। तो अगर ये नीचे जा रहा है, ये तो समझ में आता है कि वेट नीचे खींच रहा है, तो उसको ऊपर कौन खींच रहा है, उसको जो खींच रहा है वो कौन है, वो टेंशन है। सर इसमें वेट है, हाँ इसमें भी वेट है, लेकिन वेट इसका कम है बनिस्बत किसके, टेंशन के। इसमें टेंशन ज़्यादा और वेट कम है। और इसमें क्या हुआ, ये बॉडी नीचे जा रही है, इन दोनों के अंदर टग ऑफ वॉर, रस्सा कुशाई चल रही है। किसके बीच में, वेट और टेंशन के बीच में। टेंशन उसको ऊपर खींचना चाह रहा है और वेट उसको नीचे खींचना चाह रहा है। तो जीत रहा कौन है, वेट। इसका मतलब है वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है। ये बॉडी 1 के लिए, वो बॉडी 2 के लिए। आइए हम सारी फोर्सेस मालूम करते हैं किसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर, फॉर बॉडी ए। यहाँ लिख देता हूँ, फोर्सेस ऑन बॉडी ए 1। हाँ अब आ जाइए, कितनी फोर्सेस हैं इसके ऊपर, 2। वेट और दूसरा टेंशन। वेट कहाँ खींच रहा है इसको, नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड, यस और नो, हाँ सर, इसको नीचे खींच रहा है। और टेंशन कहाँ खींच रहा है इसको, टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, वो भी वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड। बात समझ में आ रही है बेटा। लेकिन बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये नीचे क्यों आ रहा है, वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है, शायद इसलिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। वेट टेंशन से ज़्यादा है। तो टोटल फोर्स कैसे मालूम होगी, सर टोटल फोर्स मालूम करने के लिए आपको जमा करना होगा। टोटल फोर्स को मालूम करने के लिए आपको फोर्स 1 और फोर्स 2 को जमा करना होगा। फोर्स 1 कौन सी है, वेट है, और फोर्स 2 कौन सी है, टेंशन है। लेकिन एक बात का और भी लिहाज रखिएगा, वेक्टर को जमा करने के लिए आपको एक बात जहन में रखनी होती है। इसकी डिटेल में ज़रा मैं जा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से ऐसे फोर्स मार रहा हूँ और कोई दूसरा भी इसको यहाँ से फोर्स मारे, यानी 5 न्यूटन की मैं मारूँ और 5 न्यूटन की फोर्स कोई और मारे, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगी टोटल, वो 10 न्यूटन की होगी। आपको बात समझ में आ रही है। यानी दो वेक्टर अगर इस तरह हों, ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। इन दोनों के दरमियान एंगल कितने का है, 0 का एंगल है, और दोनों का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। ऐसे वेक्टर्स को जमा करने के लिए आप सिंपल 5 + 5 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला
मैंने फोर्स ऐसे लगाई होती और कोई दूसरा बंदा 3 न्यूटन से ऑपोजिट लगा रहा होता तो हम कैसे करते? तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितनी लगती? सर चूंकि इसकी फोर्स कम है और आपकी फोर्स ज़्यादा है तो ये ब्लॉक जो है वो इस आदमी की तरफ चला जाता। और कितनी फोर्स से जाता? 2 न्यूटन की। अरे मैं लगा तो 5 रहा हूँ। सर आप 5 तो लगा रहे हैं लेकिन वो आदमी 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है जिससे आपके 3 कैंसिल हो गए। हाँ चले आपके 2 एक्स्ट्रा न्यूटन थे तो उस वजह से वो 2 न्यूटन की फोर्स से यहाँ चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको माइनस, इस फोर्स को इससे माइनस कर, इससे करने के लिए आपने माइनस कर दिया इसको। क्यों सर? फोर्स ऑपोजिट हो गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी एक वेक्टर ए है इस तरह का और मैं चाहता हूं कि आप इसको इसमें ऐड कर दें बी में, तो आप इसको ए प्लस बी कर देंगे। लेकिन अब मैं कहूं कि बी माइनस करें यानी ए माइनस बी रखें तो आप क्या करेंगे भाई? तो आप बी, ये वाला तो प्लस है मगर आप इसी वेक्टर का रुख मोड़ देंगे। यानी ये वाला आप कौन सा हुआ? बी माइनस का। यानी ये भी जोड़ना ही है लेकिन सिर्फ जो वेक्टर आप जोड़ रहे हैं उसका रुख आपने उल्टा कर दिया। इस केस में आपने a प्लस बी कर दिया, इस केस में आपने a माइनस बी कर दिया। तो यहां पर आप प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, वो ऑपोजिट है तो ये वाला फोर्स आप माइनस करेंगे उसमें। एक बात, मान लीजिए मैं धक्का मारूं किसको? एक टेबल को 10 न्यूटन से, लेकिन बीच में मेरे कोई भाई आ जाए, मत लगाओ धक्का इसको, और वो मुझे 5 न्यूटन से रोके। तो मैंने फोर्स कितनी लगाई थी? 10 न्यूटन। उसने मुझे रोका किससे? 5 न्यूटन से। तो फिर रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगी किसके ऊपर? टेबल के ऊपर 5 न्यूटन की। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे, चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ, बिल्कुल वैसे के जैसे यहाँ पर सिलसिला था, इसलिए मुझे ये वाली फोर्स माइनस करनी पड़ेगी। चूंकि मैं जानता हूँ कि वेट जो है वो ग्रेटर है किससे? टेंशन से। लिहाजा F2 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल फोर्स बराबर हुई किसके? इस फोर्स के। F1 कौन सी है? W। और F2 कौन सी है? सर टेंशन। वो आपने क्या करनी है? माइनस की करनी है। सर क्यों माइनस की करनी है? क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पर है। बिल्कुल ऐसे। मैं इसको मान लीजिए 50 न्यूटन से खींच रहा है और वो जो है कितना? 20 न्यूटन है टेंशन। तो ये वेट कितना उससे आएगा इस तरफ नीचे की तरफ? भाई ये 30 न्यूटन से आएगा। सर क्यों? 50 न्यूटन का था क्योंकि 20 उसने कैंसिल कर दिया। तो अब इसको खोल लेते हैं। ये समझ में आ गई ना बात ये वाली? इसको खोल लिया। फोर्स बराबर हो गया एम ए के, ये बराबर हो गया किसके? एम जी के। ये प्लस माइनस का माइनस हो गया और ये रहा टेंशन। अच्छा, चूंकि मास 1 भी है मास 2 भी है तो मैं मास 1 की चूंकि बात कर रहा हूँ इसलिए कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए, इसलिए मैं पहले ही क्लियर करता भाई ये जो है वो मास 1 है। जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर वो बराबर है किसके? वो है m1g माइनस टी के। टोटल फोर्स इज इक्वल टू m1g माइनस टी। करेक्ट हो गया? ये है फॉर बॉडी ए। अब आ जाते हैं फॉर फोर्स ऑन बॉडी बी। बी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? यहां पर देखिए टोटल फोर्स है कितनी, पहले ये आ जाते हैं। इसके ऊपर भी 2 फोर्सेस हैं। वेट है, वो कहाँ है? वो नीचे की तरफ खींच रहा है वर्टिकली। हाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक। टेंशन कहाँ है? टेंशन ऊपर की तरफ है, वो भी ऊपर वर्टिकली। हाँ, वर्टिकली अपवर्ड्स। वो इस तरह डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स, यहां पर भी डाउनवर्ड्स अपवर्ड। वेट नीचे खींच रहा है और टेंशन, लेकिन चूंकि वेट कम है लिहाजा टेंशन जीत रहा है। टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं। क्या लिख देता हूं? टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। यहां पर टोटल फोर्स कैसे मालूम होगी? टोटल फोर्स कैसे मालूम होगी? यहां पर भी वैसे ही F1 प्लस F2
लेकिन यहाँ पर अब ग्रेटर कौन सी है, टेंशन, तो टेंशन में से वेट माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए इसको खींच रहा था वो कितनी 100 न्यूटन की टेंशन से, ठीक है जनाब, वेट खींच रहा है उसको 30 न्यूटन की वेट से नीचे की तरफ फोर्स से, तो बचा कितना 70 न्यूटन किस तरफ, टेंशन की डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, टेंशन से माइनस किया हमने वेट। खोल लिया इसको, तो ये बराबर है एम ए के, ये टेंशन के और ये एम जी के। कन्फ्यूजन ना पैदा हो जाए इसमें, मैं इसको यहाँ पर 2 लगा देता हूँ और यहाँ पर भी 2। तो टोटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर लगी हुई है वो बराबर है M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। हो सके तो इसको याद कर लें बेटा, बार बार रिपीट करने से आपको ज़बानी याद हो जाएगी। फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना इस इक्वेशन को लेकर, पूछ लें। एक जैसे सवाल दिया भी हुआ है आपके चैप्टर नंबर 4 का, कोई 7वां 8वां सवाल है, 2 बॉडीज आर कनेक्टेड टू द फाइंड द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, ये भी करेंगे हम आपके साथ, तो उसको आपको आना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आपसे मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन और टेंशन का इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हम करते हैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन। फॉर एक्सेलरेशन हम क्या करते हैं बेटा, ये बातें आपको याद रखनी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर ये बात नहीं भूलनी है कि मास 1 जो है वो हैवी बॉडी है और मास 2 लाइट बॉडी है, ठीक है। ये बात नहीं भूलनी। दूसरी ये वाली बात नहीं भूलनी, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब आ जाइए, याद रखिएगा कि ऐड इक्वेशन 1 बाय 2। एक्सेलरेशन की इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना होगा। और टेंशन की इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा, ये मत भूलना बेटा, सही है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना होगा। और टेंशन की इक्वेशन निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। आइए ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से कैसे ऐड करेंगे सर, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन 1 का और इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन 2 का, इनको आपस में ऐड कर देंगे। ये रहा M1A प्लस M2A। क्या कर दिया मैंने, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन 1 की भी और 2 की भी, दोनों को ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 की क्या थी M1A, इक्वेशन 2 की क्या थी M2A, इनको ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड पर इक्वेशन 1 की क्या चीज़ है M1G माइनस T, और इसका क्या है ये वाली, तो प्लस कर रहे हैं, हाँ प्लस कर रहे हैं, T माइनस M2G। प्लस क्यों किया बेटा, हमने इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का और राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 का ऐड कर दिया। अब ज़रा देखिए, ये माइनस का टेंशन है और ये प्लस का टेंशन है, ये कट गया। अगर कोई मैग्नीट्यूड होता तो कट जाता ना, 5 न्यूटन का वो माइनस का वो प्लस का ख़त्म हो जाता। अब क्या करना है हमने, इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं A, और हमने M1 को M2 से ऐड कर दिया। इसमें भी A है, इसमें भी A है, A कॉमन निकाल लिया और M1 को M2 से प्लस कर दिया। यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर M1G माइनस M2G की बच गई। हम G कॉमन निकाल लेते हैं इसमें, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गई किसके, पहले यहाँ पर यूँ रख देते हैं M1 प्लस M2 ताकि वहाँ से कॉमन ले लें। यहाँ पे कॉमन क्या है G, हमने लिखा M1 माइनस की M2 और कॉमन क्या निकाला G। चूंकि हम अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल रहे थे तो आपने लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1 माइनस M2 टाइम्स G अपॉन M1 प्लस M2। आई होप आई एम मेकिंग सेंस ऑफ दिस ऑल। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। So acceleration is now equal to M1 minus M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये याद कर लो, हाँ, एक्सेलरेशन इज केस 1 के लिए।
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे हाथ रखा, मैं याद कर लेता हूँ, m1 माइनस m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। एक बार फिर बोलें, m1 माइनस m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। मेरे साथ बोलें, m1 माइनस m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। ये इक्वेशन इसलिए याद करवा रहा हूँ कि आपको काम में भी आएगी ये इक्वेशन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वापस वही बात कि इक्वेशन अगर आपको मालूम करनी है एक्सेलरेशन, तो ये वाली बात आप नहीं भूलेंगे। कौन सी? ऐड इक्वेशन 1 बाय और विथ 2, ये वाली बात नहीं भूलेंगे। और टेंशन के लिए क्या बोला? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। ठीक हो गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। चलें, अब आ जाते हैं दूसरे केस के लिए, और वो क्या है? टेंशन की इक्वेशन। टेंशन की इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है? एक सेकेंड, दिखाई दे रहा। और मैंने उसके लिए क्या कहा था? मैंने कहा था डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है? वैसे आपको उस पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये याद हो जानी चाहिए बेटा। इसको आपको इतनी बार रिपीट करना चाहिए कि आप उसको याद कर लें। हमने क्या कहा था? बॉडी 1 के लिए इक्वेशन क्या थी? m1g माइनस टी की, और 2 की इक्वेशन कौन सी थी? t माइनस m2g। यहाँ पर वापस देख लेते हैं। ये देखिए, इक्वेशन 1 क्या थी? m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, यानी m1g में से t माइनस हो रहा है, और यहाँ पर क्या है? t में से माइनस हो रहा है m2g। तो अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और इक्वल्स टू के इस तरफ वाले इस वाली के साथ डिवाइड होंगे, इक्वेशन के राइट हैंड साइड वाले इधर डिवाइड होंगे। तो सर वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था m1a अपॉन किससे डिवाइड होगा? m2a से। इक्वल्स टू के वहाँ पर क्या कहानी थी? वहाँ पर m1g में से माइनस हो रहा था टेंशन, डिवाइड किया किससे? टेंशन माइनस m2g से। ये वाली पूरी इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन 1 है, नीचे वाली इक्वेशन 2 है। याद कीजिए, मैं ले आता हूँ सामने आपकी। m1g माइनस टी से डिवाइड हो रहा है t माइनस m2g। देखिए, मैच करें, m1g माइनस टी, m1g माइनस टी डिवाइड हो रहा है किससे? t माइनस m2g से, t माइनस m2g से। ये तो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाले थे। इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या है? m1a डिवाइड बाय m2a। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है? ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट गया। ये डिवाइड हो रहा है, t माइनस m2g डिवाइड हो रहा है m1g माइनस टी से, तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी m1 यहाँ पर था, आप ले आए सामने t माइनस m2g, वहाँ पर मौजूद था m1g माइनस टी, और आप लेकर चले गए m2 उस तरफ, ये रहा m2। बात समझ में आ रही है बेटा? अब ये m1 इस t से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये m1 इस m2g से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगी? m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू, और ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी m1g, और ये m2b से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या लिखेंगे? m1 m2g। ये m2 m1 होना चाहिए था, लेकिन छोटा बच्चा है, इसको हम आगे लिख देते हैं m1 को। ठीक है? ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो गई, और ये हो गया m2t। अब आपको चूंकि टेंशन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपको इसको आपस में साथ रखना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। एक टी करके, दो है ना, एक टी करके फिर आपको टेंशन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है? और वैसे भी ये अनऑर्थोडॉक्स है, माइनस का है, तो उसको प्लस का निशान बना देंगे। वो माइनस का है, उसको भी प्लस का कर देंगे। माइनस की अगर m2t यहाँ आएगी तो प्लस की हो जाएगी। वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है m1t प्लस ये क्या आ गई? m2t इज इक्वल टू, वहाँ पर m1 m2g मौजूद थी, ये माइनस की वहाँ आ गई तो प्लस की हो गई m1 m2g। अरे ये क्या? m1 m2g ये भी और m1 m2 ये भी, तो हमने इसको ऐड कर लिया 2m1 m2g। और यहाँ से कॉमन ले लिया, t जब कॉमन लिया तो बचा क्या? m1 प्लस m2।
अब ये टी से ये m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे। टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये इक्वेशन मिल गई हमें। जो उन्होंने कहा था कि भैया एक्सेलरेशन कैसे मालूम करेंगे, कोई इक्वेशन है क्या आपके पास, तो हमने कहा है। कौन सी इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन एक्सेलरेशन की आ गई थी हमारे पास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये किसके लिए थी, ये एक्सेलरेशन के लिए थी, केस 1 में, जिसमें दोनों बॉडीज वर्टिकली लटक रही हैं। और टेंशन की तो ये रही, टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये केस हो गया हमारे पास दूसरा वाला केस, सॉरी केस 1 का ही टेंशन का केस। आई होप मेरी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई हैं, उसमें कोई मुश्किलात नहीं है। एक दो बार रिपीट करेंगे ना इक्वेशन, तो ये आपको आसानी और भी हो जाएगी। 2 बातों का लिहाज ज़रूर रखिएगा, बल्कि 3 बातों का, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको मुश्किलात ना हो। एक बात का लिहाज ज़रूर रखिएगा, नंबर 1 कि मास 1 आपका शुड बी ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए देन मास 2। ये गलती आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास फिर मास 1 की जगह पे मास 2 आ जाएगा। फिर मास 2 में जो आपको लगेगा कि जो मास 2 था, इसके इनकी किताब के हिसाब से मास 2 तो ऊपर जा रहा था ना, मगर आप जब मास 1 को मास 2 से रिप्लेस कर देंगे तो वो नीचे आना शुरू कर देगा। इसलिए इक्वेशन आपकी वैसी नहीं बैठेगी जैसी किताब में। बहरहाल इक्वेशन सही है, लेकिन फिर आपको उसका हर बार लिहाज रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन इक्वेशन we have to add, to find the equation of acceleration we have to add equation number 1 and 2. You don't have to forget this. एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड करना पड़ेगा। और टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंशन, to find the equation of tension, equation of tension, we have to divide equation 1. We have to divide equation 1. कई बच्चे क्या करते हैं, divide equation 1 by 2। कई बच्चे क्या करते हैं, वो एक्सेलरेशन के लिए डिवाइड कर लेते हैं और टेंशन के लिए ऐड कर लेते हैं, तो उनका इक्वेशन नहीं आता। ये गलती आप नहीं करेंगे। कौन सी वाली गलती, ये वाली कि आप एक्सेलरेशन के लिए हमेशा ऐड करेंगे और टेंशन के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे। इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं दूसरे केस के लिए। ये वाला केस ज़रा ओखा केस है। क्यों ओखा है, आते हैं ज़रा इसमें। केस नंबर 2 कौन सा है, when one body is placed, रखी गई है on a smooth horizontal surface, जब एक बॉडी रखी गई हो एक हमवार सीधे सतह के ऊपर, एंड और अदर बॉडी, और दूसरी बॉडी इज हैंगिंग, लटक रही हो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्या सिचुएशन है, एक जिस्म किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया हो, दूसरा जिस्म लटक रहा हो। ये रहा वो हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसके ऊपर हमने रख दिया एक ब्लॉक को जिसमें रस्सी बांधी और रस्सी को हमने पुली के ऊपर से गुजार कर नीचे लटका दिया और उस नीचे दूसरा मास लटका दिया। ये रहा, यहाँ पर ये वाला मास 1 रखिए
यहाँ पर मास 2 रखिए, इसमें भी यही वाली बात, मास 1 शुड बी ग्रेटर, मास 1 शुड बी ग्रेटर देन मास 2, ये मत भूलिएगा, उल्टा ना करते हैं आप इसको। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इसकी डिटेल में, क्या डिटेल्स हैं ज़रा आते हैं। ठीक है, ये हमारा केस हो जाएगा केस नंबर 2, इसका इक्वेशन भी निकालते हैं। इसमें क्या करना होगा सर, हमें आपको टेंशन की इक्वेशन ड्राइव करनी होगी, निकालनी होगी, और आपको निकालनी होगी साथ ही साथ किसकी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन। आइए अब देखते हैं बेटा, इत्तेफाक है कि यहाँ पर इसको 2 बल्कि 4 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स तो इसको नीचे खींच रही है जिसका नाम है वेट, मगर क्या खींच पा रही है? नहीं जनाब। क्यों? ये ब्लॉक ये किसी सरफेस पर रखा गया है, तो सरफेस तो रिएक्शन मारेगा, बिल्कुल ऑपोजिट किसके? वेट के। रिएक्शन मार रहा है, ऊपर फोर्स वेट मार रहा है, नीचे फोर्स कहीं, क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं जनाब। क्या ये ऊपर जा रहा है? नहीं जनाब। तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हुई। अगर रिएक्शन ज़्यादा होता तो ये ब्लॉक ऊपर चला जाता, है ना। वेट ज़्यादा होता है, ये ब्लॉक नीचे आ जाता, मगर ये चूंकि दोनों बराबर हैं तो ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, विच मीन आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। आर इज एक्चुअली कैंसिलिंग डब्ल्यू। यस और नो? यस। क्या सर 2 फोर्सेस हैं? नहीं नहीं भाई, 2 फोर्सेस और भी हैं। कौन सी सर? ये रही एक टेंशन की फोर्स जो इस ब्लॉक को इस तरफ खींच रही है, सीधे हाथ की तरफ। अच्छा जनाब, तो इसके ऑपोजिट कौन सी फोर्स है? जनरली इसके ऑपोजिट फोर्स जो है वो फ्रिक्शन कहलाती है। ओहो, ये क्या मतलब है इसका? फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा मोशन के खिलाफ काम करती है। जहां मोशन होगी उसके खिलाफ एक और एजेंट काम करेगा चुपके चुपके से अपना, और वो कौन सा है? फ्रिक्शन। लेकिन आपने कहा हुआ है कि ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहाँ पर हाइपोथेटिकली आप ये समझते हैं कि फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू 0 के बराबर है, बहुत कम है, नेग्लिजिएबल है। इसीलिए ये वाली फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब कितनी फोर्सेस हुई? 3 फोर्सेस। एक रिएक्शन और वेट, ये दोनों आपस में कैंसिल कर रहे हैं। फ्रिक्शन चूंकि नहीं है तो एक ही फोर्स बची यहाँ पर, और वो कौन सी है? टेंशन। ये ब्लॉक 2 के लिए यानी बी के लिए। ब्लॉक ए यानी M1 के लिए हमारे पास सूरत हाल कुछ और है। वेट खींच रहा है नीचे, टेंशन खींच रहा है ऊपर, मगर ब्लॉक चूंकि नीचे आ रहा है तो वेट इज ग्रेटर। वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। क्या करोगे? माइनस करोगे वेट में से टेंशन। तो आ जाते हैं यहाँ पर, लिखते हैं टोटल फोर्स ऑन बॉडी ए। समझ में आ रही है ना? कितनी फोर्सेस हैं? 2 फोर्सेस। 2 फोर्सेस कौन कौन सी? एक तो वेट है, वो कहाँ खींच रही है? नीचे की तरफ, वर्टिकली, उमूदी तौर पर नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। और दूसरी टेंशन, टेंशन वो कहाँ है? वर्टिकली अपवर्ड। तो कितनी फोर्सेस लग रही हैं? अपवर्ड। 2 सर, एक टेंशन ऊपर की तरफ और एक वेट नीचे की तरफ। जीत कौन सी रही है? वेट ज़्यादा है तो वेट जीत रहा है, टेंशन कम है। मान लीजिए टोटल फोर्स अगर इसके ऊपर 100 न्यूटन होती तो 70 न्यूटन का अगर वेट है तो फिर टेंशन कितना होता? 30 न्यूटन। अब समझ में आ रही है बात? तो अब टोटल फोर्स मालूम करने के लिए, टोटल फोर्स मालूम करने के लिए बॉडी ए के ऊपर आपने क्या किया? वेट में से माइनस किया टेंशन। फोर्स F से जाहिर करते हैं, वेट को mg करके खोल दिया, और ये रहा T, इसको भी खोल दिया, ma इज इक्वल टू mg माइनस टी। चूंकि अब 1 2 होता रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा। आप चूंकि बॉडी ए की बात कर रहे हैं तो उसका मास m1 रखा, तो यहाँ पर आप हल्का सा m1 सबस्क्रिप्ट के तौर पर लगा दीजिए, ताकि आप भूलें ना कि आप कौन से मास की बात कर रहे हैं, और इसको आप वैसे ही नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। ये बॉडी ए के लिए है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? वेट ज़्यादा था, टेंशन कम था, वेट नीचे की तरफ खींच रहा था, टेंशन ऊपर की तरफ, मगर जीत कौन रहा था? जीत वेट रहा था, तो यकीनन वेट ज़्यादा है, तो आपने वेट में से माइनस कर लिया टेंशन। अच्छा, अब आते हैं फॉर टोटल फोर्स ऑन बॉडी।
टोटल फोर्स ऑन बॉडी बी, टोटल फोर्स बॉडी बी पर कितनी है, आइए ये मालूम करते हैं। तो कितनी फोर्स है बताइए ज़रा। 3 फोर्सेस हुई ना, एक वेट, दूसरा टेंशन और तीसरा रिएक्शन। वेट और रिएक्शन वो एक ही लाइन में है और ऑपोजिट में, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। वेट कहाँ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है। ऐसा है बेटा, एक ही लाइन में है और चूंकि बराबर हैं। बराबर कैसे हुए सर, ये आप तो बता रहे नहीं है हमें। बराबर इसलिए हुए क्योंकि हमने कहा है ऑब्जेक्ट्स उस वक्त मूव होते हैं जब अनबैलेंस फोर्स होता है। तो इसके ऊपर तो अनबैलेंस फोर्स नहीं हुआ, बैलेंस फोर्स हुआ, इसीलिए तो हरकत नहीं कर रहा ना। यहाँ पर हरकत कर रहा है, तो इसका मतलब ये इस लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में वो अनबैलेंस फोर्सेस हैं उसके ऊपर, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो ये जाता नहीं जाता। अगर ये बहुत खुरदुरी सतह पर पड़ा हुआ होता तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता, टेंशन भली कितना भी खींचे मगर वो बराबर हो जाता। और ये ब्लॉक ना इधर जाता ना उधर जाता, ना ऊपर ना नीचे। मगर यहाँ पर देखिए कि वेट जो है वो रिएक्शन के एग्जैक्टली बराबर है, तो अलोंग द वर्टिकल लाइन ये कहीं मूव नहीं हो रहा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। टेंशन ही वो वाहिद फोर्स है जो उसको साइडवेज खींच रहा है। हॉरिजॉन्टली इस तरफ, सीधे हाथ की तरफ, हम इसको साइडवेज लिख देते हैं, क्योंकि अगर ये उल्टी होती तो ये लेफ्ट वे होता, तो हम उसको सिर्फ साइडवे ही कह देते हैं। ठीक है, कितनी फोर्सेस हो गई बेटा, 3 फोर्सेस। लेकिन अब कौन सी कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है और ये कैंसिल हो रही है, तो एक ही वाइट फोर्स बची है। टोटल फोर्स बराबर हुई किसके, टोटल फोर्स बराबर हुई किसके, सिर्फ और सिर्फ टेंशन के। यहाँ पे लिख दिया एम ए और वहाँ पे लिख दिया टी, कौन सी बॉडी के लिए, 2 के लिए, तो हमने M2 है। ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सही है, रिपीट करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना, है ना। चलें, रिपीट अगर आपको करना हो तो आप पीछे कर्सर कर लीजिएगा, रिपीट कर लेंगे। सही, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, एक्सेलरेशन के लिए वही बात आपको भूलनी नहीं है। कौन सी वाली, एक्सेलरेशन की इक्वेशन के लिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से ऐड करते हैं। ये बात आपको नहीं भूलनी है। एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 कौन सी है, उसके उल्टे हाथ वाला और इक्वेशन 2 के उल्टे हाथ वाला, ये ऐड हो जाएंगे। यानी M1A ऐड हो जाएगा किससे, M2A से, इक्वल्स टू, और वहाँ पर क्या है, राइट हैंड, इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड वाले M1G माइनस टी ऐड हो जाएगा किसमें, T में। तो कर दिया M1G माइनस टी को ऐड कर दिया किसमें, सिर्फ T में। यहाँ पर ये T कैंसिल हो गया, हमने A कॉमन निकाल लिया। A कॉमन निकाल, देखिए इसमें भी A है इसमें भी A है, A कॉमन निकाला तो जो ये बच गए वो कौन सा है, M1 प्लस M2 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके बच गया M1G। ये नीचे चला गया तो एक्सेलरेशन हो गई किसके बराबर, M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये नीचे चला गया है, मल्टीप्लाई M1 M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सेलरेशन से, वहाँ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, M1G अपॉन M1 प्लस M2। अब ज़रा फ़र्क निकालिए उस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। वो एक्सेलरेशन किसके, देखिए याद हो जानी चाहिए, देखो मुझे याद है ना तो आपको भी याद होनी चाहिए। वो एक्सेलरेशन थी M1 माइनस M2 टाइम्स G अपॉन M1 प्लस M2 के, केस 1 की। और केस 2 की इक्वेशन क्या है एक्सेलरेशन की, वो है M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये बात आपको समझ में आ गई। एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से में ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब क्या कर रहे हैं हम मालूम कर रहे हैं टेंशन का इक्वेशन। किसका इक्वेशन, टेंशन का इक्वेशन। और आपको याद होगा
माइक हमारा गिर गया, हम उसको वापस लगा लेते हैं। हम याद होगा कि टेंशन के लिए हम डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। हो गया, लेट्स जस्ट गो। अब आपको वो याद हो जानी चाहिए इक्वेशन नंबर 1, यानी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी, डिवाइड होगी किससे? इक्वेशन 2 से। वो क्या थी? m2a, और यहाँ पर क्या था? खाली t। माइनस कर लिया, सॉरी काट दिया इसको, वो t डिवाइड हो रहा है वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 से मल्टीप्लाई होने के लिए आ गया ये वाला t, ठीक है, इक्वल्स टू वहाँ पर m1g माइनस टी था और अब उससे मल्टीप्लाई होने के लिए आ गया m2। करेक्ट हो गया। ये जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा m1 के साथ t, ये m2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बराबर हो गया m1 m2 टाइम्स g के, और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का m2 t आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए ये t यहाँ पे आना चाहिए ना, क्योंकि आप t कॉमन निकाल के एक t का इक्वेशन, 2t तो नहीं निकाल सकते आप, तो एक t का निकालने के लिए आपने ये m2t यहाँ लेकर आ गए, प्लस का माइनस का था प्लस का हो जाएगा, m1t प्लस m2t इज इक्वल टू m1 m2 टाइम्स g। ठीक है, t कॉमन निकाला तो t और m1 प्लस m2 डिवाइड किससे हुआ? सॉरी यहाँ पर है m1 m2 g, ये वहाँ चला के डिवाइड हो गया, t इज इक्वल टू m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। आप तो भूल गए, मुझे याद है। टेंशन की इक्वेशन केस 1 के लिए, टेंशन की इक्वेशन केस 1 के लिए थी t इज इक्वल टू 2m1 m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2, और इसकी इक्वेशन क्या थी? ये केस 1 के लिए है ना, दिस वाज फॉर द केस 1, और केस 2 के लिए क्या है? टेंशन इक्वल टू m1 m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। उम्मीद है मेरी बात आपको पूरी समझ में आ गई। वापस याद रखिएगा 3 बातें। एक बात ये कि मास इस केस में भी, हाँ इसके लिए भी, एक ये कि मास 1 वो आपका बड़ा होना चाहिए मास 2 से, और एक्सेलरेशन के लिए आप हमेशा ऐड करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए ऐड करो किसको? 1 एंड 2 इक्वेशन को। और तीसरी बात, टेंशन के लिए डिवाइड करें इक्वेशन 1 किससे? 2 से, विथ 2। ठीक हो गया, ये बात नहीं भूलनी। इक्वेशन तो आपको याद हो गई होंगी। हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन पहले केस के लिए। दूसरे केस के लिए एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन की दोनों यहाँ पे लिख दी हम लोगों ने, टेंशन इज इक्वल टू m1, ये केस 1 के लिए और ये केस 2 के लिए। बेटा इक्वेशन को नहीं भूलना, याद कर लो इसको, ताकि आप कुछ प्रॉब्लम्स भी कर सकें। इसके इक्वेशन के बुक के प्रॉब्लम भी है, मेरे साथ बुक पढ़ा हुआ है, मैं एक देख लेता हूँ। बुक में एक प्रॉब्लम है, ये ऐसे करें वो अलग से कर लें हम, अगर अभी वो मिल जाए, नहीं चले वीडियो लंबा हो जाएगा। या करने की कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर। ये प्रॉब्लम है पेज नंबर 69 पर। किताबें खोलें, सारे सब किताबें खोलें, शाबाश एवरीबॉडी। ओपन अब्दुल वहाब, बहुत अच्छे बच्चे, किताब खोलो, सही है। आप चले आए पेज नंबर 69 के ऊपर। ये कह रहा है 2 बॉडीज में, यहाँ पे शायद आपको दिखाई ना दे, 2 bodies A and B are attached to the end of a string which passes over a pulley so that they hang vertically vertically। इसका मतलब केस 1 है, केस 2 है? केस 1 है। If the mass of the body B is 4 kg, find the mass of the body A which moves up with the acceleration of 0 point। देखिए इसमें कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा?
वो कह रहा है इफ द मास ऑफ द बॉडी बी इज 4, केस कौन सा है, दोनों वर्टिकली लटक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी आपको याद है और टेंशन का भी याद है। करना क्या है, हमको मास ढूंढना है, देख लेते हैं। ये कह रहा है इफ द मास ऑफ द बॉडी बी इज 4 kg, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी ए विच मूव्स अप, वो ऊपर जा रहा है, तो आपके केस में m2 था ना, ये m2 था ना, जो ऊपर जा रहा है वो m2 है, और ये कौन सा है, m1 है। फाइन, और एक्सेलरेशन कौन सा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मेरी बात शायद आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर आराम से पढ़ लेता हूँ। इस बात से साबित हुआ कि वो दोनों वर्टिकली लटक रहे हैं, तो ये केस 1 है। अभी कहना है इफ द मास ऑफ द बॉडी बी इज 4 kg, फाइंड द मास ऑफ द अदर बॉडी फॉर द बॉडी ए विच मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन 0. देखिए मसला क्या है, आप ए समझने के बाद आप समझेंगे ए है तो सर ने तो कहा था -1 है, नहीं, देखना है कि बॉडी कौन सी ऊपर जा रही है और कौन सी नीचे जा रही है। यहाँ पर कह रहा है मूव्स अप विद द एक्सेलरेशन ऑफ 0.5, यानी बॉडी ये वाली जो है वो हमारी मास 2 पूछना चाह रहा है, मास 1 जो है वो नीचे की तरफ जा रही है 4 kg। आई होप मेरी बातें, और यकीनन ये उससे कम 4 kg से कम होना चाहिए। तो चलें, डेटा हमको याद हो गया, प्रॉब्लम था 4.7। ये मैं इसके साथ क्यों करा रहा हूँ आपको, मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक के प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। ये कह रहा है मास 1 जो है वो कितने का था, वो 4 kg का था, और एक्सेलरेशन कितने का था, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। पूछ क्या रहा था हमसे, m2 की इक्वेशन पूछ रहा था। तो अब हमको एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो याद है, बड़ा आसानी से हम लोग कर लेंगे, वो तो देरी नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो हमको सर ने याद करा दी है। एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है किसके, m1 माइनस m2 टाइम्स g के डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बेटा इस इक्वेशन में मसला है, क्या मसला है, इसमें m2 हमें मालूम तो करना है मगर वो तो 2 है, तो अभी हमको कॉमन निकालने वाला ड्रामा करना पड़ेगा पूरा। अब देखिए ये m1 m2 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी एक्सेलरेशन से डिवाइड होने आ जाएंगे m1 और m2 इक्वल्स टू, और वहाँ पर हमारे पास क्या है, m1 माइनस m2 टाइम्स g। ठीक हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, सर क्यों, हमको मास 2 जो है वो इसमें से छुड़वाना है। तो मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा m1a प्लस ये हो जाएगा m2a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m1g माइनस m2g। कैसे किया सर आपने, इस एक्सेलरेशन को इस मास से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा m1a, इस एक्सेलरेशन को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया m2a इज इक्वल टू, a को पहले क्यों रखा, हमने m2 को पहले रखा क्योंकि ma की सीक्वेंस में हमेशा m को पहले रखते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हुआ g इसके साथ तो ये हो जाएगा m1g, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये m2g। हमारा m2 कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा और ये रहा। अब ये माइनस का है, वहाँ ले आते हैं प्लस का हो जाएगा, वो वहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर ले आए हम m2a, ये माइनस का प्लस हो गया, m2g इक्वल्स टू, वहाँ पर मौजूद था m1g, ये वहाँ चला गया माइनस का बन गया, माइनस का m1a बन गया। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें से अगर मैं m2 कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ सर आप निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला m2, a को जमा कर दिया किस में, g में, वहाँ पर क्या बचा हुआ है, m1g माइनस m1a। आप यहाँ पर भी कॉमन निकाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, ये निकाल दें आपके लिए आसानी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर वापस रखते हैं इसको, m2 एक स्टेप बढ़ा दिया हमने, ये g हो गया, और वहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, m1 कॉमन निकाल दिया, तो g में से माइनस होगा a, और ये m1 जो है वो कॉमन निकल गया, g में से माइनस हुआ a और m1 कॉमन निकाल दिया। चले अब क्या होगा, ये इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी m2 इज इक्वल टू, यहाँ पर पड़ा हुआ था g माइनस a मल्टीप्लाई बाय m1, और ये था हमारा a प्लस g। है सर ये इतना सारा आपने क्यों किया, हाँ ये m2 को छुड़ाने के लिए हमने किया। एक तरीका ये था कि आप इसमें ही वैल्यू डाल देते और घुमा फिरा के इधर उधर कर लेते हैं,
लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं था। हमने एक इक्वेशन ड्राइव की जो हमको m2 आज़ाद करा लिया हमने। इस इक्वेशन में मैंने क्यों आज़ाद करने की कोशिश की, हमारे साथ मसला था। वो कौन सा सर, आप मास 2 आपके पास 2 थे, तो हमको कौन सा वाला मालूम करते, ये 1 होना चाहिए था ना। तो कॉमन निकाल के हमने 1 मास कर दिया। अब ये मास 2 की इक्वेशन है। अब आराम से हम इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर m2 लगाया, g की वैल्यू क्या है 10, माइनस किया किससे, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कितनी थी 0.5, और मास कितना था 4 का। यहाँ पर नीचे क्या रखा, a की वैल्यू कितनी थी 0.5, और ये कितना था g 10, g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड। बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 इक्वेशन होती नहीं है वैसे, हाँ 10 मीटर पर सेकंड, ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर आपके लेवल में एक जगह पर तो 9.8 ही है, जो चैप्टर 6 पर पढ़ेंगे ना आप 7th, उसमें तो 9.8 ही है। मगर चैप्टर 3 और 4 के अंदर आपको जी की वैल्यू 10 बताई गई है, ताकि आप आसानी से मैच कर सकें इसकी। अब देखिए ये 10 है, उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। m2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बच जाएगा 9.5, और वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से। यहाँ पर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। ऐसा है ना। आप m2 रखो, इसको मल्टीप्लाई करो। देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप किसके साथ, 4 के साथ, तो ये कितना जवाब आएगा 9 4 जा 36 आ गया जवाब, ठीक है। और फिर 0.5 को जब आप 4 से करेंगे तो जवाब आएगा 2। तो इसका मतलब ये 9.4 को जब मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो जवाब आ गया 36 का जवाब आ गया। 36 का जवाब, ठीक है। और फिर आपने वो 2 भी प्लस कर दिया तो कितना जवाब आया, 38 का जवाब आया, और ये रहा 10.5। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये मान लीजिए कितना होता 10 होता तो हम क्या करते, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इससे, जवाब आता 3.8। ये थोड़ा सा बड़ा है उससे, थोड़ा सा उससे बड़ा है। अगर ये 10 होता ना तो जवाब डायरेक्टली 3.8 आ जाता। चूँकि ये 10.5 है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वैल्यू थोड़ी सी और छोटी आनी चाहिए। बुक में इसका जवाब मैं लिख रहा हूँ, वो है 3.848 kg का। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो यू विल हैव द सेम आंसर। मल्टीप्लिकेशन तक तो ठीक था, इसमें मैं आप पॉइंट में नहीं जाना चाह रहा, आप खुद करके देखिए कैलकुलेटर पर, यू विल हैव द आंसर, ठीक है। तो मास 2 क्या है 3.48, मास 2 कितना था, मास 1 कितना था 4 kg, ये है थोड़ा सा उससे हल्का, इसीलिए ये ऊपर जा रहा है और वो नीचे आ रहा है, ठीक है। ये आपको मैं फिर रिपीट करा दूँ, आप वीडियो देख लें दोबारा तो उसको आपको रिपीटेशन हो जाएगा। बेटा अब ज़रा हमने क्या पढ़ा, हमने टेंशन पढ़ा, हमने बहुत बड़ी इक्वेशन को सॉल्व किया, और प्रॉब्लम जो 4.7 था वो इस प्रॉब्लम से ही रिलेटेड था, हमने उसको सॉल्व भी कर लिया। हमने दोनों केसेस का इक्वेशन ड्राइव कर लिया। केस इक्वेशन याद कर लीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। केस 1 की एक्सेलरेशन, केस 2 की एक्सेलरेशन टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। और केस 2 की इक्वेशन में एक्सेलरेशन में आप m1 टाइम्स g कर रहे हैं और अपॉन m1 प्लस m2 कर रहे हैं। और टेंशन के लिए m1 m2 टाइम्स g अपॉन m1 प्लस m2। ये पूरी की पूरी इक्वेशन और इसका जो रिलेटेड प्रॉब्लम था वो हमने कर लिया। दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेंशन एंड द केसेस 4.7, उसको हमने सॉल्व भी कर लिया। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।